हाँ दोस्तों, मैं आज के रंजन आपको अपने YouTube चैनल एम मैजिकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो हमारा क्लास 10 के विषय अर्थशास्त्र का जो अध्याय नंबर 3 है मुद्रा और साख, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक से, उस चैप्टर से आने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर अध्याय 3 है उसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है जो हमने लिख दिया है, और हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे और इसको आंसर को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करके अब क्वेश्चन आंसर भी जानना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियां पर किस प्रकार नजर रखता है। ये जो हमारा क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जो कि हमारा पूरा कंट्री पर नजर, कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं उन सब पर नजर रखता है। तो वो जो बोल रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो अन्य बैंकों पर किस प्रकार से नजर रखता है, तो इस चीज को हमें बताना है। तो दोस्तों, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो एक है, और हमारे देश में बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के बैंक हैं। तो उन सभी बैंकों पर हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो नजर रखता है। तो किस प्रकार से नजर रखता है उसी चीज के बारे में हमको इस क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन में हमें पूछा है, तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से नजर रखता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि जो भी बैंक होता है, जो भी उससे जमा मिलता है उस बैंक में, उस जमा का 15% जो हिस्सा होता है, 50% जो भाग होता है उस जमा का, वह अपने पास रख लेती है, ताकि जब जमा करता है उस अपना पैसा मांगने कभी भी आए तो इस 15% में से उसे दे सके। तो सबसे पहला काम ये जो हमारा रिजर्व बैंक है वो यही करता है कि जो बैंक्स हैं, जो बैंकें हैं, वे जमा में से 15% भाग अपने पास रखती है या नहीं। तो पहला काम ये बैंक करता है कि वह यह देखता है कि जो भी बैंक है वह जमा में से 15% भाग अपने पास रख रहा है या नहीं। और दूसरा, वह यह भी देखता है कि बैंक जो है सिर्फ पूंजीपतियों व्यक्ति को या जो बड़े व्यक्ति हैं उन्हीं को ऋण तो नहीं दे रही है। जैसे कि कोई बैंक क्या आता है कि जिससे ज़्यादा लाभ मिल सके उन सबको या ऋण ना दे, सिर्फ उन्हीं को ऋण ना दे, उस पर भी नजर रखता है। जैसे कि यदि बड़ा बड़ा पूंजीपति है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो उनको यदि वह ऋण देता है तो वह उससे ज़्यादा लाभ कमा सकता है। तो वह इस चीज़ पर भी नजर रखता है कि वह जो बैंक है वह सिर्फ पूंजीपतियों को ही तो लाभ नहीं दे रहा है, वह यह भी देखता है कि गरीब को, जो छोटे मजदूर किसान है, जो लघु उद्योग के मालिक है, उनको ऋण दे रहा है या नहीं। और अगला जो है वह इस प्रकार से भी नजर रखता है कि जो बैंक है किसी को भी अगर वह ऋण दे रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह ज़्यादा ब्याज से ऋण किसी को दे रहा है, या ये भी देखता है कि किसी को, या यदि वह बड़ा व्यक्ति हो तो उसको कम ब्याज दे, कम से कम ब्याज वसूल रहा है या किसी से ज़्यादा ब्याज वसूल रहा है। तो इस प्रकार की कोई भी बैंक अपने फायदे के लिए गलतियां ना करे, फायदा सिर्फ अपना फायदा ना देखे, उस पर भी यह नजर रखता है कि बैंक जो है वह निर्धारित जो ब्याज दर है उससे ज़्यादा ब्याज ले रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा रिजर्व बैंक है वह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। अब हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमसे पूछ रहा है कि इसको हम मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन को अच्छा से समझ सके कौन सा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण या व्याख्या करें। विकास में किसी भी व्यक्ति का या राष्ट्र का विकास है, तो ये जो हम ऋण ले रहे हैं उसका इस विकास में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, कैसे हमें मदद करता है, उसका विश्लेषण या व्याख्या करना है। तो ये बात तो सही है कि ये जो ऋण हम जो भी लेते हैं
वह अपने विकास के लिए, अपने कामों को आसानी से निपटने के लिए इस हम ऋण को लेते हैं। तो यह जो ऋण है किसी के विकास में किस प्रकार से मदद करता है उसकी हमें इसमें व्याख्या करना है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक किसान है, एक किसान है और वह बैंक से लोन लेता है। एक किसान है और बैंक से वह 10,000 रुपया लोन लेता है। एक किसान का बैंक से 10,000 रुपया यह ऋण के रूप में लेता है। और यह किसान क्या करता है कि 10,000 से वह खेती करता है। खेती करने के बाद उसका जो फसल वह बेचता है वह 15,000 का उसे होता है। वह 10,000 बैंक से ऋण लिया और वह जो फसल वो उगाया उससे बेचने पर उसे 15,000 रुपया प्राप्त हुआ। तो इस 15,000 में से इस बैंक को 10,000 फिर से वह वापस कर देगा। 10,000 प्लस जो उसका ब्याज होता होगा, जिस दर से ब्याज लिया होगा उस ब्याज को भी देगा। ये 15,000 में से 10,000 रुपया बैंक को प्लस ब्याज जो भी है बैंक को देता है। सपोज कर लेते हैं ब्याज जो है वह 2,000 रुपया दिया है। यह जो बैंक है, बैंक से 10,000 रुपये स्टार्टिंग में किसान लिया था, उससे क्या किया कि 10,000 का वह खेती किया और जो उससे फसल उपज हुआ वह उसे 15,000 रुपया में बेचता है। और 15,000 में से जो उसका इनकम हुआ, जो वह बेचा, उससे चूंकि यह 10,000 रुपया कर्जा लेकर के किया है तो वह सबसे पहले कर्जा को ऋण की भुगतान करना चाहेगा। तो वह क्या करेगा कि 10,000 प्लस ब्याज, मान लिया 2,000 इसका ब्याज हो रहा है, यानी कि टोटल जो होगा वह 12,000 रुपया बैंक को दे देगा। यह 12,000 जब वो बैंक को दे देगा तो भी इसके पास, किसान के पास जो है वह 3,000 रुपया बच जाएगा। बैंक से पैसा लिया, उसी से पूंजी लगा करके वह खेती किया और खेती से जो पैसा जो मिला, उसके ऊपर से जो पैसा मिला, उसी पैसा से वह बैंक का ऋण भी चुका देता है, प्लस उसका 3,000 रुपया अपने पास बच भी जाता है। तो यह जो 3,000 है वह अपने विकास के लिए कहीं भी यूज कर सकता है, कहीं भी उसे अपने उपयोग में ला सकता है। तो इस पूरा एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यह जो ऋण है किसी भी, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो या देश का विकास हो, वह विकास में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। उम्मीद है कि एग्जाम्पल की सहायता से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं कि एक किसान है, बैंक से 10,000 रुपया ऋण के तौर पर लेता है और 10,000 का वह खेती करता है। खेती करने के बाद उसे जो उपज होता है वो 15,000 रुपया में बेच देता है। 15,000 रुपया में बेचने के बाद जो बैंक से वह ऋण लिया हुआ था वह 10,000 प्लस ब्याज 2,000, यानी कि टोटल जो है 12,000 रुपया बैंक को भुगतान करता है और उसके पास 3,000 रुपया बच जाता है। यह 3,000 जो रुपया जो उसका बच रहा है वह अपने विकास के लिए यूज कर सकता है, चाहे वह जमीन खरीदे या मकान बनाए या किसी प्रकार की अन्य विकास में भी वह 3,000 का यूज कर सकता है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ऋण जो होता है वह किसी के भी विकास में मददगार होता है, मदद करता है। अब इसे भी हम मिटा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं वो बोल रहा है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैंक होता है किसी कर्जदार को या किसी को भी वह ऋण देने से मना कर देता है, कभी वह ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि क्या कारण है, क्योंकि उसे ऋण देने से बैंक वालों को फायदा ही होगा, उसे ब्याज मिलेगा, उसके बावजूद भी यह जो बैंक है वह ऋण देने से मना कर देता है।
तो वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से बैंक तैयार नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि उन सभी कारणों को क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बैंक जो है कभी कभी कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है, कर्ज देने से मना कर देता है। तो पहला जो रीज़न है हम यह देख सकते हैं कि जो भी कर्जदार होता है, जो भी कर्ज लेने जाता है, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता है। उससे आय प्रमाण पत्र जमा करने से क्या होगा कि यदि वह जमा कर पाता है उसको, तो बैंक उसके आय प्रमाण पत्र को दे करके यह अनुमान लगा लेता है कि जो व्यक्ति हम उसे जो कर्ज दे रहे हैं उसे चुका पाने में सक्षम होगा या नहीं। उस आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही यह बैंक उसका अनुमान लगाता है। तो यदि आय प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध नहीं कर पाता है कर्जदार, तो बैंक जो है उसे ऋण लेने से मना कर देता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो कर्जदार है, जो भी कर्ज लेने गया हो, वह अपने अपने रोजगार का कोई भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पाता है। कोई भी रोजगार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पाता है, कहने का मतलब कि वह काम क्या करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, उसका कोई भी जानकारी वह देने से असमर्थ रहता है। तो वह किस काम में, किस क्षेत्र में या कौन सा काम करता है, वह व्यक्ति जो कर्ज लेने गया है रोजगार है या बेरोजगार है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए बैंक उससे रोजगार का ब्यौरा मांगती है कि वह कहीं बेरोजगार तो नहीं है। क्योंकि यदि वह बेरोजगार होगा तो जो वह लोन ले रहा है, ऋण ले रहा है, हो सकता है वह नहीं पूरा चुका सके। तो दूसरा होता है कि रोजगार का ब्यौरा। अगला हो सकता है कि ऋणाधार। पहले बताए हुए थे कि कोई भी यदि हम कहेंगे यदि गांव में साहूकार के पास ही जाते हैं ऋण लेने के लिए, तो वह जब पैसा हमें कर्ज तो देता है, लेकिन उसके बदले कुछ अपने पास मांगता है हमसे, चाहे वह गहना हो मांग लिया या कोई घर का जमीन या खेत का जमीन को मांग लिया, उस चीज़ को मांगते हैं, तो उससे हम लोग ऋणाधार के नाम से जानते हैं। तो तीसरा कारण हो सकता है कि ऋणाधार उपलब्ध ना करा पाना। तीसरा कारण हो सकता है कि ऋणाधार उपलब्ध न करा पाना। ऋणाधार मतलब जो हम लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, उसके बदले बैंक जो है हमसे कुछ ऋणाधार के तौर पर मांगती है कि यदि हम बैंक का ऋण भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उस ऋणाधार को बेच करके या किसी भी प्रकार से अपना ऋण का भुगतान करती है। तो ऋणाधार के तौर पर या तो हम खेत की जमीन का कागज, घर का कागज या पशु या किसी प्रकार का कोई भी ऋणाधार नहीं दे पाते हैं, तो भी बैंक हमें ऋण देने से मना कर देता है। और यह जो चौथा है, अगला हो सकता है कि हम बोले थे कि गारंटर के तौर पर जब भी हम बैंक लेने जाते से लोन लेने जाते हैं, तो गारंटर के लिए हमें दो व्यक्तियों की हमसे मांग करता है। वो दो व्यक्तियों का मांग इसलिए करता है हमसे कि यदि जो भी व्यक्ति ऋण ले रहा है वह अगर नहीं चुका पाता है, तो वह उन दो व्यक्तियों से अपना ऋण की भुगतान कर सके। तो यदि जो ऋण लेने जा रहा है, जो दो व्यक्तियों को वहाँ पर शामिल खड़ा नहीं कर पाता, तो भी जो बैंक है वह ऋण देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। तो यही हमारा 4 रीजन था जिसके उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण जो बैंक है वह हमें कर्ज देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और भी समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। तो आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, क्या यह कहना चाहता है,
उसके बाद ही आंसर को लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे या समझना स्टार्ट करेंगे। यह हमसे पूछ रहा है कि जोखिम वाली परिस्थिति में, मतलब जोखिम करने का मतलब जब हम खुद से पहले से भी परेशानी में हैं और उसके ऊपर और परेशान, मतलब एक कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, वो उसके अनुसार कि हम पहले से ही परेशानी में थे लेकिन ऊपर से एक और परेशानी आ गई। तो उस परिस्थिति में जो ऋण होता है, जो भी हम ऋण लेते हैं, उस वह जो है कर्जदार के लिए और भी समस्या, मतलब पहले तो समस्या था ही, उसमें और समस्या खड़ी कर सकता है। स्पष्ट करें, मतलब ये जो ऋण ले रहे हैं जोखिम की परिस्थिति में हमें किस प्रकार से समस्या खड़ा कर सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि ऋण जो होता है किसी व्यक्ति का या समाज का या देश के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा बोल रहा है कि ऋण जो है उसके लिए और भी समस्या खड़ा कर देता है। तो वह कैसे कम समस्या खड़ा करता है उसे समझने के लिए हम आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम क्या कहते थे कि पिछले क्वेश्चन का जब हम समझा रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल ये थे किसान का, जिसमें वो एक किसान जो था वह बैंक से ऋण लिया था, वह 10,000 रुपया 10,000 ऋण लिया था। यह किसान यह सोच करके बैंक से 10,000 रुपया ऋण लेता है कि यदि हमारा फसल अच्छा होगा, फसल अच्छा होता है, फसल अच्छा होगा तो हम 10,000 के बदले बैंक को जो ब्याज होगा उसको दे करके हम उससे लाभ कमा सकते हैं और अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कि किसान जो है वह खेती करता है, वह खेती किया लेकिन किसी कारणवश या तो वर्षा नहीं हुई या फिर फसल में कीड़ा लग गए या अधिक वर्षा हो गई जिसके कारण फसल उसका बर्बाद हो गया। ध्यान से समझिए दोस्तों कि वह किसान तो बैंक से 10,000 रुपया लोन लेकर के खेती कर लिया, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि कभी बारिश ही नहीं हुआ या तो फिर अधिक बारिश हो गई या क्या हुआ कि फसल में कीड़ा लग गया जिसके कारण जो उसका उपज हुआ, खेती का जो उपज होता है वह खत्म हो गया या हुआ भी तो ज़्यादा अच्छा मात्रा में नहीं हो सका, जिसके कारण क्या होता है कि वह बेचने पर इसे जो यह पूंजी लगाया था 10,000 रुपया वह भी नहीं मिल पाता है। तो यह जो किसान जो था ये तो पहले से ही जोखिम में था ही, जो ये जोखिम यहाँ पर आप देख रहे हैं समस्या, ये तो पहले से ही समस्या में था ही कि यह 10,000 रुपये कर्जा ले चुका था, इसे 10,000 रुपया ऋण चुकाना था और ऊपर से दूसरा क्या समस्या हो गई कि यह जो खेती हुआ वह भी सही से नहीं हुआ, मतलब जो इससे हमारा आय, इस किसान का आय आने वाला था वह भी खत्म हो गया, सही से लाभ भी नहीं मिल सका। मान लीजिए वह खेती जो हुआ 5,000 का हुआ, फसल बर्बाद हो जाने के कारण, खराब हो जाने के कारण तो मुश्किल से 5,000 रुपया किसी प्रकार से 5,000 रुपये तक का फसल को बेच सका। अब आप ही लोग सोचिए कि यह जो 10,000 रुपया बैंक से ऋण लिया था, इस 5,000 से ना तो ये इसका भरपाई कर सकता है और ना ही यह अपने पास रख सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमसे यही पूछता है कि जोखिम वाली परिस्थिति में जो होता है ऋण जो होता है कर्जदार के लिए और भी समस्या खड़ी कर सकता है, कर देती है। तो ये यही है कि कभी कभी यदि फसल सही से न उपज हो सके, उस फसल का उपज सही नहीं हुआ तो किसान जो है ऋण को भरपाई नहीं कर पाता है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि या तो किसान को कहीं किसी साहूकार से या रिलेशनशिप में से और से वह ऋण लेता है और इस बैंक को पहले देता है, यानी कि इससे ऋण लेकर के इसे दिया, मतलब फिर से यह ऋण में पास गया। मतलब इस प्रकार से जब जो होता है वो जो किसान होता है, जो भी कर्जदार होता है, एक कर्ज की जाल में फंस जाता है, ऋण के जाल में फंस जाता है। इससे ऋण लिया तो ये फिर इसको मांगने के लिए बार बार आएगा कि मेरा पैसा दो,
तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि किसान मजबूरन करता है कि अपनी जो जमीन है या घर है या किसी भी संपत्ति को वो फिर बेचना स्टार्ट कर देता है ताकि वह ऋण की भरपाई कर सके। तो यही हमसे पूछ रहा है कि जोखिम वाली परिस्थिति में जो ऋण जो होता है कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो यही हमको सिर्फ एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल को हमें एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि यह जो हमारा विषय अर्थशास्त्र है वह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हम उसे अपने आसपास इसे देख सकते हैं। तो कोशिश करना है कि जो भी हम क्वेश्चन का आंसर दे हो सके तो हम एक एग्जाम्पल के को लेकर के समझाएं। इससे जो होता है हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह सही सही एक्सप्लेन हो जाता है और एग्जाम जो कॉपी चेक करता है उसे भी ऐसा फील होता है, अनुभव होता है कि लड़का पढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन को समझते हैं, उससे पहले इसे हम मिटा देते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप देख रहे हैं, यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत क्या होता है। यदि आप इस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लें ताकि आपको ये जो शब्द आप देख रहे हैं अनौपचारिक और औपचारिक इसका मतलब अच्छे से समझ सके। तो औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक क्या होता है उसे फिर से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो भी यदि हम बैंक से ऋण लेते हैं तो वह जो होता है औपचारिक स्रोत के अंदर बताता है, या कोई जो हम बताया था सब गाँव में स्वयं सहायता महिला समूह वाला जो चल रहा है उस वह भी सरकार के अंतर्गत आता है, सरकार उसका देख रेख करती है। तो वह जो होता है हमारा औपचारिक स्रोत में आता है। और अनौपचारिक स्रोत में जो होता है वो जो साहूकार लोग होते हैं, साहूकार हो गया या रिश्तेदार, इन सब से अगर हम ऋण लेते हैं तो यह जो होता है हमारा अनौपचारिक स्रोत होते हैं। तो इन सब में दोनों में क्या अंतर है उसी के बारे में हम इस क्वेश्चन में चर्चा करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए हम अंतर को देखते हैं कि क्या है। तो पहला तो अंतर यही है दोस्तों हो जाएगा कि यह जो औपचारिक स्रोत जो भी औपचारिक स्रोत ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं उनकी देख रेख सरकार करती है। ये औपचारिक स्रोत का देख रेख सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है, जो भी नियम होता है इसको पालन करना होता है। जबकि अनौपचारिक स्रोत में इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका नियंत्रण करने वाला, इस पर देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है, इसका कोई भी सरकारी नियम इस पर लागू नहीं होता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा हो सकता है, दूसरा जो हमारा अंतर होगा वह यह होगा कि औपचारिक स्रोत जो होता है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना प्लस लोगों का विकास करना, लोगों को विकसित करना। इसका जो पर्पस होता है वह क्या होता है कि यह ऋण दे करके खुद का तो लाभ कमाता है प्लस लोगों का विकास करवाना होता है, लोगों का विकास और लाभ करवाना, लाभ एवं विकास, लोगों का विकास को भी देखता है। जबकि इसके जस्ट उल्टा औपचारिक स्रोत होता है। हम पहले भी बता दें कि औपचारिक और अनौपचारिक जो होता है जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अनौपचारिक में क्या होता है कि इसका जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना ही होता है, यह लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण देता है लोगों को। अगला हमारा जो होगा यह औपचारिक स्रोत जो होता है वह कम ब्याज पर ऋण देता है।
यह कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अनौपचारिक जो होता है वह अधिक ब्याज लेता है। यह अधिक ब्याज पर ऋण लेता है। तो ये 3 देख रहे हैं आप, ये सभी इन स्रोतों में अंतर होता है। उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है ट्यूशन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो हो आप तक पहले पहुंच सके।